आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत, बड़ी कवरेज के साथ एक बार फिर से पूरा आपका एबीपी न्यूज का कुंभा और चैनल आपके सामने मौजूद है। मेरे साथ मेरी सहयोगी शोभना आपको दिखाई दे रही है, रोमाना इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, शिरीन आपके साथ स्क्रीन पर, और अभी स्क्रीन पर आपको हरीश रावत साहब दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक। आजकल पहाड़ों में हुंकार भर रहे हैं, वक्त हुंकार का भी हो चला है। हरीश जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले शोभना का जो आज की 10 बड़ी बातें हमें बताने वाली है। शोभना। बिल्कुल, और हरीश रावत से सवाल जवाब होंगे, लेकिन उससे पहले समझा देते हैं कि आज जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी, उसकी जो 10 बड़ी बातें हैं, उसके लिए खास तौर पर हमने ग्राफिक्स तैयार किया है, आसानी से हम आपको तारीखें बता सकें, आसानी से हम आपको समझा सकें कि किस तरीके से रैलियों पर रोक लगाई गई है, क्या है बड़ी बातें, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक ऐतिहासिक फैसला आज चुनाव आयोग ने लिया है। 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई है हर तरह की रैली पर, बाइक रैली पर, जिसको कहा जाए कि चुनाव से लेकर जो भी फिजिकल रैलीज है सब पर रोक लगा दी गई है। तो ये लीजिए, हमने ग्राफिक्स तैयार किया है चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी 10 बड़ी बातें हम आपको बताने वाले हैं। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और 15 जनवरी तक रैलीज पर, रोड शो पर रोक लगा दी गई है। 15 जनवरी के बाद फिर स्थिति का आकलन किया जाएगा और उसके बाद यह फैसला आगे भी बढ़ सकता है। जीत के बाद विजय जुलूस राजनीतिक दल नहीं निकाल पाएंगे। हेट स्पीच और फेक न्यूज पर कड़ी नजर चुनाव आयोग की रहेगी। पार्टियों को बताना होगा कि उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया गया है, यानी आपराधिक भूमिका वाले, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी पूरी जानकारी चुनावी दलों को, राजनीतिक दलों को अपने वेबसाइट पर डालनी होगी। 80+ यानी जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए खास तरीके के इंतजाम किए गए हैं। सुविधा ऐप के जरिए पहली बार ये चुनाव आयोग ने ये सुविधा मुहैया कराई है कि अब उम्मीदवार अपना जो नामांकन है वो सुविधा ऐप के द्वारा भर सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा, लेकिन वो जो लॉ लश्कर लेकर चुनावी दल के नेता पहुंचते थे आयोग में अपनी उम्मीदवारी भरने के लिए, उस पर भी रोक लगा दी गई है। एक बूथ पर 1250 से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे। 900 ऑब्जर्वर्स चुनाव पर नजर रखेंगे कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। और ये जो 900 ऑब्जर्वर्स चुनाव आयोग ने नियुक्त किए हैं उनको वैक्सीन का इंतजाम किया जाएगा, बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो ये तमाम वो बड़ी बातें हमने आपको बताई जो आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आई। और जो सबसे ऐतिहासिक फैसला अगर कहा जाए, जैसा कि एबीपी न्यूज की मुहिम भी थी कि आपको चुनावी रैलियों पर रोक लगानी है, तो वो रैलियों पर रोक लगा दी गई। और हमारे साथ कांग्रेस के नेता हरीश रावत जुड़े हुए हैं। हरीश रावत जी, ये एक ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन दुख ये है कि आप राजनीतिक दलों ने पहल नहीं की इस फैसले की, पहल चुनाव आयोग को करनी पड़ी। और जैसा हम आपको बता रहे हैं, हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सॉरी, माफी चाहती हूँ जी, बताएं। नहीं, वो मुझसे कुछ प्रश्न कर रही थी तो मैं माफी चाहती हूँ। आप करें, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जी, बहुत सही कहा। राजनीतिक दलों में सत्तारूढ़ दल को चाहिए था कि एक अच्छा उदाहरण दूसरों के लिए स्थापित करते, लेकिन सत्तारूढ़ दल तो जो है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट सहित जो है कोरोना प्रोटोकॉल आदि के उल्लंघन करने के लिए कुख्यात है। पश्चिमी बंगाल में सारी दुनिया ने देखा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन दूसरे राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, वो तो कर रही है, लेकिन भाजपा और भाजपा का शीर्ष जो है कोरोना प्रोटोकॉल को अपने पांव के नीचे रौंदता हुआ चला जा रहा है। सबने देखा। और बहुत सही कहा गया कि जो पहल राजनीतिक दलों को करनी चाहिए थी वो पहल इलेक्शन कमिश्नर ने की। मगर हम उम्मीद करते हैं कि इस पहल केवल विरोध पक्ष के लोगों के लिए नहीं होगी या छोटे राजनीतिक दलों के लिए नहीं होगी, बल्कि सत्तारूढ़ दल भी इसका पालन करेगा और सबके लिए ये इवन प्लेइंग फील्ड होगा, समान खेल का मैदान होगा नियमों का। हम हरीश रावत जी से अगला सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको तारीखें दिखा देते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होनी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के वो बड़े शहर
किस शहर में कब होगा चुनाव, ये जानने में आपको दिलचस्पी होगी और इसी वजह से एबीपी न्यूज ने ये लिस्ट आपके लिए तैयार की है। आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहर और यूपी के इन 10 बड़े शहरों में चुनाव की तारीख क्या है। शुरुआत राजधानी लखनऊ से करते हैं। 23 फरवरी राजधानी लखनऊ में वोटिंग होगी। 7 मार्च मतलब आखिरी चरण वाराणसी में वोट पड़ेंगे। 7 मार्च को ही प्रयागराज में भी वोटिंग होगी। तो मतलब पूर्वांचल का हिस्सा जो आखिरी चरण में जहां वोट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वही कानपुर देख लीजिए आप, 20 फरवरी को वोटिंग हो रही है। आगरा की अगर बात की जाए तो फिर जो दूसरा चरण है 10 फरवरी, माफ कीजिएगा पहला चरण है 10 फरवरी, आगरा में तभी वोटिंग हो रही है। और 3 मार्च सीएम सिटी गोरखपुर में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद 10 फरवरी, मतलब जैसा कि हमने आपको बताया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी, तो 10 फरवरी पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर जहां पर वोट डाले जाएंगे। और बरेली 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के कब कब वोट, ये आपने देखा। हम जरा एक बार फिर से रुक करते हैं। हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश सर, ये जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हुआ है, तो ये प्रचार को लेकर जो कोविड नियम चुनाव आयोग की तरफ से लागू किए गए हैं, उस पर हम देख रहे हैं आप सर अभी से सियासी आर पार के मूड में आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नतीजों के बाद भी ईवीएम के साथ साथ एक और विकल्प होगा नेताओं के पास कि भाई प्रचार पर रोक लगा दी थी, ठीकरा फोड़ने के लिए हार का? देखिए, इस समय लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। 14 फरवरी को उत्तराखंड में जो वोट पड़ने हैं और ये तिथि हमको बिल्कुल साफ तौर पे डेट जो है परिवर्तन की तिथि दिखाई दे रही है। भाजपा जाएगी और लोग कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। लोग ऐसी पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं जो विकास को आगे बढ़ाए, जन कल्याण जिसका श्रेय हो और जिसका ध्येय जो है रोजगार संवर्धन हो, महंगाई पर नियंत्रण करना हो, एक अच्छा शासन देना हो। और ऐसी व्यवस्था केवल कांग्रेस ही दे सकती है। उत्तराखंड तो प्रतीक्षा कर रहा था। इलेक्शन आयोग ने आज घंटी बजा दी और ये घंटी अब भाजपा की विदाई की घंटी है और कांग्रेस के आगमन की घंटी। हरीश रावत जी, ये बात जो है वहाँ की कुछ जनता जो है वो ये कह रही थी, जब आपको मुख्यमंत्री के तौर पर एबीपी न्यूज़ ने अपने सर्वे में पूछा था कि कौन सबसे पहली पसंद है, तो उसमें आपका नाम आ रहा था, लेकिन आपकी पार्टी आपके नाम का ऐलान नहीं कर रही है। मैं उस पर सवाल पूछूंगी, लेकिन अभी मेरी दिलचस्पी और मेरी बाकी सहयोगियों की दिलचस्पी, उत्तराखंड की जनता की दिलचस्पी ये है कि हरीश जी वो कौन सा रास्ता निकालेंगे, क्योंकि रैली होगी नहीं सर, रोड शो होंगे नहीं, आप ना बाइक ना साइकिल। सो हरीश रावत इस बार कौन सा नया तरीका जनता के दिल में समाने का अपनाएंगे? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, वो 1-to-1 कांटेक्ट पर हम जोर देंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज को कवर करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और वर्चुअल माध्यम का भी हम उपयोग करेंगे। सोशल मीडिया पर हमारी बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है, हम उसका लाभ उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस क्या कह रही है, हम क्या कहना चाहते हैं, लोगों में उसके लिए उत्सुकता है। तो हम उस उत्सुकता का, वो उत्सुकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो सबसे बड़ी फैसिलिटेटर है। हम आप उसका कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है क्या और राजनीति में जो उसका उपयोग, जी नहीं, मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ कांग्रेस का। जो है ताकत तो हमारे कांग्रेस पार्टी स्वयं है और हमारा नेतृत्व है, मैं तो उसका सेवक हूँ। नहीं, क्योंकि आज दिल दुखा था आपका, वो ट्विटर के जरिए हम तक पहुंचा था, ट्विटर पे आपको बड़ा यकीन है। मैं इस पर सवाल जवाब करूं हरीश जी, उससे पहले शिरीन जो है मेरी सहयोगी, वो कुछ दर्शकों को बताना चाहती है, जरा उनका रुख कर लेते हैं, फिर मैं आपका रुख करूंगी। शिरीन। बिल्कुल रूबिका, देखिए क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, इंतजार जिस बात का था वो अब सामने आ गए। 7 चरणों में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। सब में आखिर मायने इन तारीखों के क्या हैं और इन 5 राज्यों में चुनावों जो होने जा रहे हैं उनके मायने क्या है, इनको मैं टच स्क्रीन के जरिए दर्शकों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था की है, देखिए, ताकि आप आसान शब्दों में, बहुत आसान भाषा में इन तमाम बातों को समझ सके, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा, तमाम बड़ी बातों का ख्याल, क्योंकि देखिए जो दौर इस वक्त चल रहा है वो संक्रमण का दौर है और इस संक्रमण के दौर में आपको एक मतदाता होने के नाते भी तमाम बातों का ख्याल रखना होगा और उन राजनीतिक दलों को भी खास बातों का ध्यान रखना होगा जो चुनावों में पुरजोर तरीके से उतरने की कोशिश कर रही हैं। तो इन तमाम बातों के लिए हमने पूरी व्यवस्था की है ताकि एक आम जन तक ये तमाम बातें आसानी से पहुंच सके कि कोविड प्रोटोकॉल है क्या, आखिर इन तमाम चीजों को ख्याल रखकर अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजों का ख्याल
ख्याल आपको भी रखना होगा। और पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में तो सबसे आगे रहती हैं, लेकिन इन गाइडलाइंस को फॉलो करने में कौन कितना आगे होगा ये भी हम देखेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूं कि आखिर कौन 5 राज्यों का चुनाव आखिर अहम क्यों होने जा रहा है। और हम यहां पर बात कर लेते हैं 5 राज्यों का चुनाव अहम क्यों है। तो लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, देखिए लोकसभा चुनाव, कुल लोकसभा सीटें 543, 5 राज्यों जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर सीटें कितनी है, 102 सीटें, यानी कि इसका 19% है। इसके अलावा अब राज्यसभा चुनावों का अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें राज्यसभा चुनावों के, तो राज्यसभा चुनावों में देखिए आप यहां पर जो सीटें हैं, मैं यहां पर राज्यसभा की बात कर रही हूं, कुल राज्यसभा सीटें 233 सीटें, और 233 सीटों में 5 राज्यों में सीटें कितनी आती हैं, वो आती हैं 43, यानी कि 18% इस सीटें हैं। राज्यसभा चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनावों का जिक्र कर लेते हैं। तो यहां पर कुल विधानसभा सीटें आप देखिए 4120, लेकिन 5 राज्यों में जिनमें चुनाव होने जा रहे हैं यहां पर कितनी है टोटल, 690, यानी कि टोटल का 17% सीटों पर यहां पर जो है वो मतदान होने जा रहा है। तो ये पूरी स्थिति है 5 राज्यों में चुनाव जो होने जा रहे हैं। और चलिए यूपी के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, इस वक्त सुन लेते हैं योगी आदित्यनाथ को। प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस वक्त आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि इस कोरोना से कैसे निपटना है। हम भी यही बात कह रहे थे और इसीलिए कह रहे थे कि रैलियों पर रोक लग जानी चाहिए थी। कल ही खबर आई थी कि तमाम नेता अब इस बात पर विचार कर रहे हैं, सारी पार्टियां जो है इस बात पर विचार कर रही है कि कैसे रैलियों को अब वर्चुअल तरीके से संबोधित किया जाए, और अब ये ऐलान हो ही चुका है। राघव चड्ढा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, जरा उनका रुख करते हैं। इन तारीखों के ऐलान को कैसे ले रहे हैं आप राघव चड्ढा? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी इन डेट्स का स्वागत करती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ा त्योहार होता है इलेक्शंस, और इलेक्शंस की डेट्स जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करी है हम उनका स्वागत करते हैं और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। मैं पंजाब की जहां तक आपको बात बताऊं, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब का को इंचार्ज हूँ, सह प्रभारी हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इस वैलेंटाइंस डे पे 14 फरवरी जब चुनाव है, पंजाब की जनता एक आवाज में, एक स्वर में आई लव यू केजरीवाल बोलेगी और हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू राघव जी, ये बड़ा अच्छा अंदाज है। ऐसा कि उत्तर प्रदेश में बैठे मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तक अपनी मुस्कान जो है वो रोक नहीं पाए। उनकी टोपी का रंग लाल है, दिल का रंग लाल है। आई लव यू क्या वहां की जनता कहेगी उत्तर प्रदेश को, मनोज काका? समाजवादी पार्टी और रूबिका, इसी के क्रम में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि हर सुहागिन जो अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ करती है उसके हाथों में जो चूड़ियां होती है वो भी लाल ही होती है, और स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले जो क्रांतिकारी होते हैं उनका प्रतीक भी लाल ही होता है। तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनमानस अब वो जानती है कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसको नहीं भूल रही है, उतराती लाशें नहीं भूल रही है, उसको एक्सप्रेसवे चाहिए, युवाओं को आधुनिकता से जुड़ने के लिए लैपटॉप चाहिए, और गांव के गरीबों, किसानों को और बेटियों को कन्या विद्याधन चाहिए, 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, और उसके लिए वो अंतस मन से माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद बोल रही है। और उत्तर प्रदेश की जनमानस यही कह रही है कि जन जन का
लगता है ये जनादेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। मनोज जी आपसे बस एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो भाई देखिए बीजेपी जो है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में उससे आगे कोई भी नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कह देंगे कि देखिए उन्होंने तो घपला कर लिया, वो उनका आईटी सेल जो है वो हमारे बारे में अफवाहें फैलाता रहा, कहीं ठीकरा आप ये तो नहीं फोड़ देंगे चुनाव आयोग के ऊपर कि भाई देखिए हमें तो बराबर मौका नहीं मिला, बीजेपी हमसे आगे थी सोशल मीडिया मैनेजमेंट में और प्रचार में वर्चुअली। शोभना जहां तक मैं जानता हूं व्यक्तिगत बातें नहीं होनी चाहिए, आप भी यूपी से हैं और आपके जनपद बलिया में भी लोगों ने उतराती लाशें देखा है और उत्तर प्रदेश में जब लाशें गिर रही थी, ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे थे, तो इस सरकार का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन राजनीतिक बातें लोगों से आत्मीयता खूब डिबेट हो जाएगी, खूब इस पर डिबेट हो जाएगी मनोज जी कि आप पर मुकदमा लाद देंगे, खूब डिबेट हो जाएगी। अब आज तो राघव जी को ये बताना है, मनोज काका को ये बताना है, धर्मवीर सिंह बीएसपी के प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये बताना है कि आप लोग कैसे रैलियां करेंगे, जनता के दिल में आप कैसे उतरेंगे, क्योंकि रोड शो नहीं होगा। तो पहले मेरी सहयोगी रोमाना और उसके बाद सर आपका रुख होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है धर्मवीर जी को आना चाहिए। धर्मवीर जी, आपको ऐसा लगता है कि जो भी बीएसपी की रणनीति रही उसमें तो चूक और मात खा गए आप लोग, क्योंकि अब देखिए प्रचार कोविड नियमों के हिसाब से होगा सर, तो वो जो प्लान था आप लोगों का कि अचानक से चुनाव की तारीखों के बाद बहन जी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, वो बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, मायावती आएंगी, संबोधित करके चली जाएंगी और कुछ फिजा बदल जाएगी यूपी की, सर वो मौका नहीं मिलेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं है। ये बूथ पर हम जितने मजबूत हैं, कोई पार्टी मजबूत नहीं है। 300 से ज्यादा प्रत्याशी हमारे मैदान में झंडे और डंडे के साथ में डटे हुए हैं कई महीनों से। डंडे? और आज ये जो डबल इंजन की सरकार का जो ये ऊंट है, अब पहाड़ के नीचे आया है। इस प्रदेश को इस कुशासन से निजात बाबा साहब का संविधान और ये लोकतंत्र देगा। जो चुनाव होंगे इसमें ये फिरका प्रस्त ताकते हैं, संकीर्ण ताकते हैं, ये जो धर्मवीर जी भाई से भाई सवाल नहीं समझ रहे हैं, आप जो जवाब दे रहे हैं यहाँ पर अपने कैडर के झंडे और डंडे के जोर पर सर, तो फिर आपको ये भी देखना होगा कि आपका मुकाबला तो उत्तर प्रदेश में उस दल से है ना सर, जो न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है सर। तो कहां आप झंडे और डंडे के जोर की बात कर रहे हैं? सामने वाली पार्टी को भी तो देखिए ना कितनी मजबूत है, उसका संगठन और उसका कैडर मजबूत है। ये डबल इंजन की सरकार का मुकाबला जनता से होने वाला है और बाबा साहब के मिले हुए संविधान में वोट की ताकत से होने वाला है। ये जो 700 किसान मर गए, 700 से ज्यादा ब्राह्मण मार दिए गोली से, ये जो कुशासन कोरोना काल में जनता ने झेला था, अरे भाई उत्तर प्रदेश में जो धर्मवीर जी, मामला फेल हो गया। आप हर सवाल को बहुत अच्छे से समझते हैं धर्मवीर जी। मेरी दोस्त रोमाना बड़ा सिंपल सा आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उस सवाल को क्यों डक कर रहे हैं? बहुत सिंपल सवाल पूछ रही है कि अब रैलियां संबोधित नहीं होगी, हेलीकॉप्टर में आती मायावती की तस्वीरें, बड़ी रैलियों को संबोधित करती वो तस्वीरें, आप लोग कहां हैं? आपका पावर इस वक्त क्या है? यूएसपी आपकी क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट आपकी पार्टी का अब क्या रहेगा? इस पर मैं जवाब चाहती हूँ। एक सेकंड धर्मवीर जी, मैं पहले शांतनु जी का रुख कर देती हूँ, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। आप शांतनु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांतनु जी, लगातार उत्तर प्रदेश में ये मंग यानी कि योगी आदित्यनाथ क्या काम कर रहे हैं, कैसे रिफॉर्म लेकर आए हैं, कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है, उस पर किताबें भी लिख चुके हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइए, चुनाव आयोग ने तो ट्रांसफॉर्मेशन ले ही आया चुनाव का भी, इस बार रैलियों पर बैन लगा दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि आपके पास तो बहुत पैसा है, आपके पास बहुत संसाधन है, आप लोग तो रेस में पहले ही बहुत आगे पहुंच गए। रूबिका, देखिए जो ये चुनावों पे रैलियों पे बैन लगा है, अभी तो मेरे ख्याल से 15 जनवरी तक है, उसके बाद पॉजिटिविटी कैसी होगी हर प्रदेश के उस हिसाब से रिव्यू होगा। लेकिन आप पिछले 1-1.5 साल में देखिए, आप स्वतंत्र देव सिंह का, सुनील बंसल का, योगी आदित्यनाथ का पेज देखिए। जब कोरोना बिल्कुल पीक पे था तो उनकी बूथ लेवल के कार्यकर्ता से अपनी मीटिंगें चलती थी और आप मल्टीपल बार वो फोटो आप पोस्ट करेंगे कि आज बलिया के बूथ लेवल से बात है, आज आगरा के बूथ लेवल से बात है। तो मेरे ख्याल से इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि वो लोग भी अपने स्मार्टफोन से ज्वाइन करते थे, यहाँ पे भी उसमें कोई बहुत बड़े संसाधन की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने कैडर को, जो उनके करीब 1 लाख से ज्यादा बूथ हैं, उसमें बूथ के कार्यकर्ता हैं, उन सबको ट्रेन किया है जूम यूज करना, गूगल मीट यूज करना।
तो उनकी एक परिपाटी बन चुकी है और मैं कई बार देखा है उसको होते हुए। तो मेरे ख्याल से ऐसे में मुझे भाजपा स्ट्रांग दिखती है, वो अपने 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 कार्यकर्ताओं से कम्युनिकेट कर पाएगी। जो बड़े पेजेस हैं उसमें तो सब लोग हैं, अखिलेश, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, सब अपने ट्विटर फेसबुक पे कहेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं तक रीच व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू या फिर परिपाटी की उनको जूम यूज करने की आदत है, गूगल मीट यूज करने की आदत, वहां पे मुझे लगता है भाजपा को एज होगी। शांतनु जी, अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा लगातार आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी रैलियों में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है ना, उससे घबरा गई है बीजेपी बैकफुट पर चली गई है, इसीलिए ईडी सीबीआई की रेड शुरू हो गई हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अब क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपको लोगों तक पहुंचना है, तो क्या वो जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ पीपल जो जुड़ रहे हैं आपसे, अब उसकी रेस मचने वाली है राजनीतिक दलों के बीच? मेरे ख्याल से बिल्कुल मचेगी, बिल्कुल मचेगी। मैंने जैसे सुना था, जब से बार की रेटिंग नहीं आ रही है, चैनल्स भी बहुत ज्यादा यूट्यूब के लाइक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो एक सरोगेट तो है ही, वो एक सरोगेट तो है ही। चौका मार रहे हैं आप। कैसे पता लगेगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक सरोगेट तो है, जब आपको नहीं पता लगेगा कैसे देख पा रहे हैं लोग आपको। हाँ, तो कोई और तरीका तो निकाला जाएगा। भीड़ कभी भी ठीक है, रैली की भीड़ एग्री किया जा सकता है, लेकिन बहुत बार हमने देखा है रैली की भीड़ आती है, वोट नहीं मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार इनोवेटिव चुनाव होगा, मजा आएगा देखने। ठीक है शांतनु, रहिए आप हमारे साथ। एक और खास मेहमान, चुनाव विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गई है, मनीषा प्रियम हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा जी, जिस तरीके से हमने देखा कि अब तो हर तरीके से चुनाव का जो रुख है या फिर चुनाव कैसे होंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, रैलियां रोक लग चुकी है, सब कुछ बदल गया है चुनाव की प्रक्रिया का तरीका, आप इसे कैसे देख रही हैं? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया जो है, जो अब तक उत्तर प्रदेश में खास करके जो बड़ी रैलियां आप देख रही थी और एक तरह से जनता का मन जो है, जनता की बातें हैं, उसका संवाद किया जा रहा था। प्रधानमंत्री ने एक बिग लैंडिंग की थी गोरखपुर में, लगता था कि सड़क जो है वो प्लेन उतारने जैसी हो जाएगी। वहीं अखिलेश की रैलियों में भी खासी भीड़ जुट रही थी, आलोचना तर्क ये बातें हो रही थी। ओम प्रकाश राजभर की रैलियां, जिनकी चर्चा नहीं की जा रही, वो काफी आलोचनात्मक थी अभी जो सरकार है उनकी, और एक तरह से इन रैलियों के जरिए, बड़े स्पीचेस के जरिए जनता के संवाद को पिरोया जा रहा था, जनता के प्रतिरोध को भी पिरोया जा रहा था, और ये भी आंका जा रहा था कि क्या योगी मोदी की जोड़ी जो है उसको जनता उनके वादों पर स्वीकार रही है कि नहीं। तो एक तरह से जहां ये बड़ी रैलियां चली जाएंगी, वहां जनता और नेताओं के बीच जो संवाद है, वो प्रक्रिया तो अब यहीं समाप्त होगी। रही बात डिजिटल की, तो डिजिटल को कभी भी ये मत समझिए कि सिर्फ गूगल मीट्स का लिंक भेज देना या छोटी जो है वो है। डिजिटल का मतलब है कि जिन पार्टियों के पास बड़ी डेटाबेसेस हैं, लोगों के बारे में जो डेटा है वो अवेलेबल है, लोगों के प्रेफरेंसेस के बारे में डेटा खरीद सकने की शक्ति है, या उसके जरिए तरह तरह के मैसेजेस भेज सकने की शक्ति है, वो पार्टियां कहीं ना कहीं बहुत आगे रहेंगी। आपने देखा, चुनाव आयोग ने भी कहा कि डिजिटल के चलते खर्च बढ़ा दिया गया है। तो डिजिटल का ये मतलब नहीं है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल मीट बना दीजिए। डिजिटल का मतलब है कि दबे कुचले वर्गों की जो छोटी पार्टियां हैं, जो जिनका की रीजनल एग्जिस्टेंस है, उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं मैम, बेहद महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। कुल मिलाकर ये संतुलन जो है ना, ये बदलेगा जरूर, और अब जब ये संतुलन बदलेगा तो फिर किसको फायदा मिलेगा इसका, किससे इसका खेल बिगड़ेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। 10 मार्च नतीजों का दिन, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश के 10 बड़े जिले कहां पर कब होंगे चुनाव। प्रयागराज में 27 फरवरी को वोटिंग होगी, कानपुर में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आजमगढ़ की अगर बात की जाए, जिसमें 10 विधानसभा सीटें आती हैं, वहां भी आपने देखा वोटिंग की तारीख सामने आ गई है। लखनऊ 9 सीट 23 फरवरी को वोटिंग होगी, आगरा 9 सीट, गोरखपुर 9 सीट, आगरा में 10 फरवरी और गोरखपुर में 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। गोरखपुर तो हम सब जानते हैं सीएम की सिटी है, वहां पर 3 मार्च को वोटिंग होगी। और इसके अलावा बरेली, सीतापुर, जौनपुर, वाराणसी, आप देख रहे हैं आपका जिला कौन सा है, नोट कर लीजिए, और साथ ही साथ तारीख नोट कर लीजिए कि आपके इलाके में किस दिन वोटिंग होनी है। लगातार एबीपी न्यूज पर खास मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ बन रहा है। बड़ी कवरेज पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। ओम प्रकाश राजभर जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनका रुख होगा। उससे पहले शोभना, 10 बड़ी बातें दर्शकों को बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल रूबिका, इस बार सही मायनों में जिसे कहा जाए कि चुनाव आयोग ने बहुत
जिम्मेदारी के साथ फैसले लिए हैं और जो सबसे बड़ा फैसला है वो ये है कि चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाएगी। तो हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं। आज चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या 10 बड़ी बातें रही वो आपके सामने। 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शोज पर रोक होगी। दूसरी बड़ी बात, जीत के बाद विजय जुलूस कोई भी राजनीतिक दल नहीं निकाल पाएगा, यानी इस पर पूरी तरह से रोक। हेट स्पीच और फेक न्यूज पर कड़ी नजर चुनाव आयोग इस बार रखने वाला है और मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये चेतावनी भी दी है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पार्टियों को ये बताना होगा, ये जानकारी देनी होगी कि इस उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया गया है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर खास तौर से राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे, होम पेज पे जानकारी देनी होगी। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए खास इंतजाम किया गया है। दिव्यांग और कोविड मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया गया है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो इलाके के डीएम से सेवाएं लेकर भी मतदान केंद्र तक जा सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात आज है वो सुविधा ऐप के जरिए नामांकन अब उम्मीदवार भर पाएंगे। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा मुहैया कराई गई है चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन उस लॉ लश्कर का क्या होगा, उस दिखावे का क्या होगा जो उम्मीदवार करते थे। 1620 मतदान केंद्रों पर सिर्फ महिला कर्मचारियों को पोस्ट किया जाएगा। तो ये तमाम वो खास इंतजाम इस समय हम आपको बता रहे हैं जो चुनाव आयोग ने जानकारी दी। एक बूथ पर 1250 से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे, यानी भीड़ भाड़ न जुट पाए, कोविड ना फैल पाए। इसको देखते हुए ये एक बड़ा कदम। 900 ऑब्जर्वर्स इस पूरी चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखेंगे और ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, आप ये कह रहे हैं कि लाल पीला का साथ देके बीजेपी जो है वो नीली पीली हो रही है। कैसे नीली पीली हो रही है? इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी से आपकी सीधी टक्कर होने जा रही है और आप कह रहे हैं कि उनके होश फाख्ता हैं आपकी ताकत को देखकर। कैसे इतना बड़ा दावा? बिच्छू छोटा होता है, जब ऊंट को भी डंक मारता है तो उसको भी फिचकुर आ जाता है। मंत्र बहुत छोटा होता है और बड़े बड़े पहलवान को अपने बस में कर लेता है। और कृष्ण भगवान बहुत छोटे थे लेकिन पूरे देश में अपनी ख्याति को हासिल किया। तो किसी को छोटा ना समझा जाए। छोटे अगर होते तो भारतीय जनता पार्टी हमसे समझौता क्यों करती? हमारे पास ताकत नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी समझौता हमसे क्यों करती? तो हमारे पास वो कुव्वत है, चुनाव लड़ने की कुव्वत है, चुनाव जीतने की कुव्वत है, सरकार बनवाने की कुव्वत है। ये हम लोगों ने हासिल किया है। ओम प्रकाश राजभर जी, और आज प्रदेश की जनता, ओम प्रकाश राजभर जी, मेरी दिलचस्पी और मुझे पूरा यकीन है आपके समाज के जितने भी लोग हैं उनकी दिलचस्पी और हिंदुस्तान की जनता की दिलचस्पी अब ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी चूंकि अब रैली नहीं कर पाएंगे तो वो कौन सा तरीका है जो अपनाएंगे? क्या आप लोग डिजिटली इतने स्ट्रांग हैं? ओम प्रकाश राजभर जी अब किस पैमाने पर या किस डायरेक्शन में जाकर अपनी जनता से, अपने वोटर से जुड़ेंगे? कि हम 24 घंटा चुनाव के बाद, जो चुनाव संपन्न होता है उसके बाद हम 24 घंटा चुनावी मूड में रहते हैं। हम अपने वोटरों के बीच में जाकर के, जो वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, उसके बीच में जाकर के हमने उनको बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था महंगाई कम करने का, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का, 15-15 लाख देने का, सबका साथ सबका विकास की जो बात किया था वो अपने वादे से मुकर गई। ज्वलंत उदाहरण आप देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़े समाज का और दलित समाज का आरक्षण लूट लिया योगी सरकार ने। ये क्या जवाब देंगे? आज प्रदेश में महंगाई से मेरा सवाल नहीं समझ प्रदेश ही नहीं पूरा देश मैं मुद्दों की बात नहीं कर रही हूँ, मुद्दे ही आपको पहुंचाने। आप कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि अगर आप डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे तो 5 लोगों की इजाजत है। मैं वो तरीका, वो जो ऑल्टरनेटिव तरीका है वो कौन सा होने वाला है? देखिए, जहाँ वोट पड़ना है, जिस बूथ पर वोट पड़ना है, हमारा संगठन, हमारे जितने भी घटक दल हैं, हम मोर्चे के लोग, हम लोग बूथ पे कमेटी, सेक्टर पे कमेटी, ब्लॉक पे कमेटी, विधानसभा और जिले पे हम लोगों ने पूरी कमेटी बना लिया है। हम लोगों ने पूरी फौज तैयार कर रखा है चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग खाली, हमारे वोटर, हमारे मतदाता सिर्फ चुनाव की तारीख का इंतजार कर रहे थे। आज चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। हम लोग पूरी मजबूत हैं। आज जहाँ तक आपने कहा कि डिजिटल प्रचार का, आपका सवाल है कि डिजिटल प्रचार का,
तो चुनाव आयोग ने ही राष्ट्रीय पार्टी को पंजीकृत किया, राज्य दल को पंजीकृत किया और क्षेत्रीय दलों को। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनके पास तो इतने संसाधन नहीं हैं, इसको उनको अपने हाथ में लेकर के सबको टाइम देना चाहिए था कि भाई आप राष्ट्रीय पार्टी हो तो 1 घंटा हमारे चैनल से आप प्रचार करो, राज्य दल हैं तो उनको आधा घंटा दो, जिसको 15 मिनट दो, 10 मिनट दो, ताकि आप उन्हीं के माध्यम से पूरे प्रदेश में मैसेज जाए, ताकि उनके मतदाताओं तक मैसेज जाए। तो अब बड़ी पार्टियां हैं प्रदेश और देश में जो सत्ता छीन रही हैं, उनके पास संसाधन है, लेकिन हम लोग सीमित संसाधनों का, हम मान्यवर कांसीराम जी के विचारधारा के हैं, हम 4 पहिए वाले का दो पैर और 2 पहिए से मुकाबला करने के लिए मेरी सहयोगी रूबिका बार-बार ये सवाल पूछ रही थी, क्योंकि हमारे पैनल में जो विश्लेषक मौजूद हैं वो इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं कि ये जिस तरीके से कोविड के नियमों के अनुरूप प्रचार का तरीका बदला है, इसका खमियाजा छोटे दलों को भुगतना पड़ सकता है। वो दल जिनके पास संसाधन कम है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। आप देखिएगा, जब 10 तारीख को काउंटिंग होगी तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये हम आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की विदाई करना चाहती है। फिर वो फॉर्मूला तो बताइए ना, फिर वो फॉर्मूला तो बताइए जो जीत के फॉर्मूले से पहले आपको जनता के पास पहुंचने के लिए निकालना होगा, क्योंकि अब बड़ी सभाएं, बड़ी रैलियां, पद यात्रा नहीं कर पाएंगे। अब साइकिल रैली नहीं होगी, साइकिल नहीं चलेगी अब सर। तो फिर क्या फॉर्मूला है प्रचार का फॉर्मूला? अब अभी हमारे गांव में जो हमारे वोटर है वो तैयार हैं, वोट देने के लिए वो तैयारी बना लिए हैं। मैंने तो देखा जो डिजिटल प्रचार का माध्यम जो चुनाव आयोग बता रहा है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो टैबलेट बांटा था, तमाम बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा करके गाड़ियों में घुमाया और उनकी स्क्रीन के सामने कोई सिंगल आदमी भी दिखाई नहीं दिया। तो इनके स्क्रीन से सब उब गए हैं, इनके कारनामे से उब गए हैं। हाँ, ये भरम में भारतीय जनता पार्टी न रहे कि छोटी पार्टियां अपने मैसेज को, अपने संगठन को, अपनी ताकत को पैदा कर चुकी हैं। ये बात वो चुनाव के वोटिंग के दिन ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि दिलचस्प होगा चुनाव। बिल्कुल, क्योंकि तैयारियों की बात तो सभी कर रहे हैं और जीत के दावे भी सभी कर रहे हैं। शांतनु, बीजेपी पर गाहे बगाहे आरोप जरूर लगा रही हैं ये सभी पार्टियां कि भाई अपने लिए तो राहें आसान कर ली, लेकिन जीत के दावे में सभी आगे हैं और यही कह रहे हैं कि बीजेपी का सफाया है, 10 मार्च यानी बीजेपी आउट। देखिए, हर तरह के नारे मैं भी पढ़ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं 10 मार्च भाजपा सरकार, तो नारे तो हर तरफ से लगेंगे। देखिए, बीजेपी ने अपने आप को डिजिटली स्ट्रांग कर लिया है, इसलिए आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते। अगर कोई पार्टी मेहनत से काम कर रही है, वो सारे जितने भी मीडियम है कम्युनिकेशन के, उनका इस्तेमाल कर रही है, तो इसमें उस पर आरोप नहीं लगा सकते, आप उनसे सीख सकते हैं। हमने देखा था कैसे नरेंद्र मोदी डिजिटल कम्युनिकेशन में काफ़ी अग्रणी रहे और पार्टी कुछ लोग भी रहे। कांग्रेस में मुझे याद है बहुत समय तक राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल तक नहीं था, पहली बार उन्होंने हैंडल भी बनाया तो ऑफिस ऑफ आरजी के नाम से करते थे वो, फिर धीरे से उन्होंने अपना हैंडल ट्रांजिशन करा राहुल गांधी के नाम से, वो अपने नाम से हैंडल भी नहीं चलाते थे। तो धीरे धीरे सारे बड़े नेता आ रहे हैं। मैं देख रहा था ओपी राजभर जी के ट्विटर पे अभी 1 लाख लोग भी नहीं है, शायद अब लोगों ने नई माध्यम बनाया उसको। मायावती जी भी अब ट्विटर पे आ चुकी हैं। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था कि ये तो है कि ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप क्या टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपके कार्यकर्ता क्या उस चीज़ के लिए ट्रेंड है? क्या आपने पिछले 1-1.5 साल में जब कोरोना था तब आपने अपने कार्यकर्ताओं से कैसे बात करने की कोशिश करी? और भाजपा ने उस समय मेहनत करी, तो मेरे ख्याल से उस मेहनत को वो रीप कर पाएगी, उसका वो बेनिफिट ले पाएगी। वही दरअसल सवाल इसी को लेकर था ना रूबिका, और यही सारे लोग बोल भी रहे हैं कि भाई जिसमें वो खुद मजबूत है वहां तो सारी चीजें खुली हुई हैं, बाकी चीजें बंद। नहीं तो ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड या ये पिच जो है वो बीजेपी की मजबूत है और इसको मानने में किसी तरह की कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। डिजिटली जो है 2014 में जब बाकी पार्टियां सोच रही थी तब ट्विटर पर खेला हो रहा था और वो खेला बीजेपी की तरफ से हो रहा था। अजय कुमार लल्लू साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने कांग्रेस के लीडर हैं, उत्तर प्रदेश का चमकता दमकता चेहरा है। लल्लू जी, आपका रुख होगा, लेकिन उससे पहले किन शहरों में चुनाव होने वाले हैं वो पहले चरण में? रोमाना के पास ये सीक्रेट है?
बिल्कुल, हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो जिस शहर में आप रहते हैं, आपके शहर में आपको किस दिन वोट डालना होगा, आपको कब लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और एक एक करके मैं अलग अलग कैटेगरीज के शहर आपको दिखा रही हूं। अब उत्तर प्रदेश के 10 चर्चित शहरों में चुनाव कब होगा और चर्चित क्यों है ये शहर, ये भी मैं आपको बताती चलूंगी। अयोध्या, आप जानते हैं, राम मंदिर निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है, 27 फरवरी को वोटिंग होगी। मथुरा, जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी, 10 फरवरी को मथुरा में वोट डाले जाएंगे। लखीमपुर, जहां पर किसानों को रौंदने का मामला सामने आया था, 23 फरवरी को लखीमपुर में वोटिंग होगी। इसके अलावा आप मुजफ्फरनगर देख रहे हैं, किसानों की महापंचायत यहीं पर हुई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर है, यहां 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। शाहजहांपुर, जहां पर गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया गया था, यहां 14 फरवरी को वोटिंग होगी। सिद्धार्थनगर, जहां पर मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ी घोषणाएं हुई थी, 3 मार्च को सिद्धार्थनगर में वोट डाले जाएंगे। तो ये चर्चित शहर जहां पर वोट डाले जाएंगे। कुशीनगर, एयरपोर्ट की सौगात, 3 मार्च को वोटिंग। झांसी, 20 फरवरी को झांसी में वोटिंग। और सीधे अब आपको लेकर चलते हैं मेरी सहयोगी शोभना के पास, जो बताएंगी बड़ी बातें चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जो आज सामने आई है। शोभना। बिल्कुल रोमाना, आपने तमाम जो चर्चित शहर हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें बताया कि मतदान किस तारीख को होगी, और एबीपी न्यूज भी लगातार ये कह रहा है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। लेकिन आज चुनाव आयोग ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है उसकी बात होना भी बेहद जरूरी है। हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं, चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें 10 बड़ी बातें जो निकल कर आई वो समझना बेहद जरूरी है। 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। उसके बाद स्थिति का आकलन होगा और फिर आगे का फैसला। जीत के बाद कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरीके का विजय जुलूस नहीं निकाल पाएगा। हेट स्पीच और फेक न्यूज पर कड़ी नजर रखेगा इस बार चुनाव आयोग। साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पार्टियों को बताना होगा कि उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार हैं उनकी पूरी जानकारी देनी होगी, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए खास इंतजाम किया गया है, दिव्यांग और कोविड मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट का इंतजाम इस बार किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। यानी अगर आपको कोविड हो गया है तो भी आप लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले सकते हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए आप अपना मतदान कर सकते हैं। सुविधा ऐप के जरिए नामांकन इस बार उम्मीदवार अपना भर सकते हैं। यानी कोविड को देखते हुए सभी तरीके के एहतियात बरतने की बात, कदम उठाने की बात चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। ऑनलाइन आप भर सकते हैं नामांकन। 1620 मतदान केंद्रों पर सिर्फ महिला कर्मचारियों को पोस्ट किया गया है, क्योंकि महिला वोटर्स की संख्या भी इस बार बढ़ी है। यह भी जानकारी चुनाव आयोग ने दी। एक बूथ पर 1250 से ज्यादा वोटर्स नहीं जाएंगे, यानी भीड़भाड़ रोकने का पूरा इंतजाम किया गया है। 900 ऑब्जर्वर्स चुनाव पर नजर रखेंगे और उन सभी को वैक्सीन की डोज भी लगेगी। अब कांग्रेस के नेता अजय लल्लू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय लल्लू, क्योंकि अब तरीका बदलना होगा चुनाव प्रचार का, कांग्रेस पार्टी कितना तैयार है? हालांकि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में जंग बेहद कड़ी है, और अब क्योंकि ऑनलाइन कहा जाए कि प्रचार करना होगा, तो कैसे लड़ पाएंगे आप इस परिस्थिति से? तैयारी है, मजबूती से लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, बुनियादी सवालों को लेकर जाएंगे। और जिस तरह यह सरकार दमन की राजनीति है, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, ऑनलाइन क्या खेत कल्याण, आपकी मुद्दों की बात ठीक है, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपकी क्या तैयारी है? क्या आपका लिंक तैयार है? कैसे पहुंचेंगे लोगों तक, गांव-गांव तक? चूंकि अभी यह फैसला आया है तो अभी इसकी व्यापक तैयारियां होंगी भी। पिछले समयों में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ काम किया है, और मैं समझता हूं कि जो चुनाव आयोग ने अभी आवश्यक निर्देश दिए हैं उसकी पूरी जो चीज़ें हैं उसको हम एक एक क्रमवार ठीक ढंग से अध्ययन करने का काम कर रहे हैं। और जो हमने पहले भी कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हों, छोटी छोटे सभाएं हों, और डोर टू डोर कैंपेन हो, वर्चुअल रैली हो, इस माध्यम को भी आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आज ही शुरुआत इसका किया, वर्चुअल रैली करके जो लड़कियों से सीधा संवाद किया। तो मैं समझता हूं कि पूरे आधार और स्तंभ के साथ हम इन तमाम जो आवश्यक निर्देश हैं उसका पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए अजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी पार्टी को मुबारकबाद इसलिए बनती है क्योंकि आप लोगों ने फैसला ले लिया। अब इसमें 10 तरीके के और रीज़न हो सकते हैं कि वो फैसला क्यों लिया गया। आपके लीडर एक बाहर छुट्टी पर गए, वो भी हो सकता है। दूसरा, नहीं, प्रियंका गांधी जानती थी कि ये हालात ठीक नहीं है, उनके परिवार के एक शख्स जो हैं वो कोरोना पीड़ित हो गए थे। आपने फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया। कुछ देर पहले 5:14 पर आपने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, जनगण मन को हम जिंदाबाद रखेंगे। वो लड़ाई होगी कि सब याद रखेंगे। ये लड़ाई होगी कैसे?
देखिए, जो गांव-गांव हमारा कैंपेन होगा और जो डोर टू डोर हमारा कैंपेन होगा, वो हम अपने संगठन के दम पर मजबूती के साथ जाएंगे नीचे तक, और हमारी तैयारी भी है। पिछले समय हम लोगों ने इस पर एक्सरसाइज भी की है। जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसका भी पूरा हम अभी बैठक 1-1.5 घंटे के बाद लेने वाले हैं, जिससे हम पूरी हमारी क्या तैयारी उसकी समीक्षा भी करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी पूरा उपयोग करेंगे। अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं शांतनु जी, अजय कुमार जी आपसे भी, और अभय जी आपसे भी, और दिबांग आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, ये डिजिटल बड़ा अच्छा लगता है अर्बन पॉपुलेशन के लिए जो शहरों में रहने वाली है। मैं ये कह रही हूँ कि गांव-गांव तक आप लोग कैसे पहुँचेंगे? मान लीजिए मेरी नानी को वोट करना है, मेरी नानी के पास फ़ोन नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि लिंक क्या होता है, जूम क्या होता है, ऑनलाइन सभाएं क्या होती हैं, लेकिन वोटर वो भी हैं, उन तक आप कैसे पहुंचेंगे? ये सवाल का जवाब आप लोगों के पास है क्या? हम आगे ये भी बताएंगे कि वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो इस बार ऐतिहासिक रूप से चुनाव आयोग की तरफ से देश के सामने रखी गई। तो आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है और यूपी चुनाव का पूरा कैलेंडर क्या है। देखिए, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, तीनों राज्यों में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां 7 चरणों में चुनाव होगा, यूपी चुनाव का पूरा कैलेंडर अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं। इसमें डेट ऑफ नॉमिनेशन से लेकर वोटिंग तक की तारीख आपको बता रहे हैं। पहला चरण 14 जनवरी को नामांकन शुरू होगा, 10 फरवरी को वोटिंग होगी, 58 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे, दूसरे चरण में 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, 14 फरवरी को वोटिंग होगी, 21 जनवरी इसके लिए नामांकन की तारीख रखी गई है। इसके बाद तीसरा चरण जिसमें वोट 59 सीटों पर डाले जाएंगे, 20 फरवरी वोटिंग की तारीख है तीसरे चरण के लिए। चौथा चरण 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 27 जनवरी इसके लिए नामांकन की तारीख, और 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे चौथे चरण में। आगे बढ़ते हैं, पांचवा चरण 27 फरवरी, मतलब ये फरवरी के महीने में आखिरी तारीख जिस दिन वोट डाले जा रहे हैं वो 27 फरवरी है। 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे इस दिन। इसके बाद छठा और सातवां, ये जो 2 चरण हैं ये दोनों मार्च के महीने में आते हैं। छठे चरण में 57 सीटों के लिए 3 मार्च को वोटिंग होगी, और सातवां चरण आप देख सकते हैं 54 सीटों के लिए 10 मार्च को वोट डाले जाएंगे। सीधे रुक करते हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मेरी सहयोगी जो लगातार इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ बनी हुई है। दिबांग जी के पास जरा चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये कोरोना के हिसाब से जो चुनाव किया जा रहा है उसके प्रचार को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें छोटी पार्टियों, कम रिसोर्स वाली पार्टियों की लेकर तो हम चिंता कर ही रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है मामला दोधारी तलवार जैसा है? वो बड़े दल जो बड़ी बड़ी रैलियों के साथ कहीं ना कहीं अपनी हवा बनाने की कोशिश किया करते थे, वो जो स्विंग वोटर को प्रभावित करते थे, उनके लिए भी तो ये दोधारी तलवार वाला मामला साबित होगा ना दिबांग? जी हाँ, बिल्कुल उनके लिए भी मुश्किल होगी। पर देखिए, बड़े दल यानी आपके पास संसाधन हैं, ऐसे दल संसाधन अगर आपके पास हैं तो आप रास्ता खोजेंगे, रास्ता निकालेंगे, आप पहले से उसकी तैयारी करके रख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन दलों की जिनके पास वो संसाधन नहीं है, छोटे दल हैं, और ऐसी जगहों पर पहुँचना जहाँ पर लोगों के पास आप अगर कर भी रहे हैं इंतज़ाम तो वो नहीं देख सकते, तो कैसे आप पहुँचेंगे उन गरीबों के पास, उन लोगों के पास जिनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है? मेरे ख्याल से ये एक बड़ी चुनौती है, और ये दलों से ज़्यादा चुनौती चुनाव आयोग के लिए है। इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। कैसे चुनाव आयोग का काम सिर्फ ये नहीं कि आप वोट करवाएं, वोट गिनें और विजेता घोषित करें। चुनाव आयोग का काम ये भी है कि आप सही तरीके से देखें कि प्रचार हो, आप जो कह रहे हैं वो बात लोगों तक पहुंचे, लोगों को समझ में आए बात, उस पर भी चुनाव आयोग की उतनी ही जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि उस काम में चुनाव आयोग पूरी तरह से नाकाम रहा है। वो जरूर कह रहा है कि रोक लगेगी, लेकिन कैसे होगा इसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। शांतनु, 1 सेकंड मैं चाहती हूँ आप जवाब देते हैं और उसके बाद अभय जी। फेसबुक में करीब इस समय 7 करोड़ लोग यूपी में एक्टिव हैं, और गूगल में करीब 10 करोड़ लोग यूपी में एक्टिव हैं। कुछ जिलों का डेटा बताऊंगा। उन्नाव में केवल 3.5 लाख लोग फेसबुक हैं, सुल्तानपुर में 6.5 लाख, सोनभद्र में 3 लाख, बल्कि कुछ जिले हैं जैसे मेरठ 21 लाख लोग, जालौन बहुत दूर का जिला है 4.5 लाख लोग। तो ऐसा नहीं है, फेसबुक में भी लाखों लोग हैं। और एक बात, जब आदमी फेसबुक पे वीडियो देखता है तो घर में कई लोगों को दिखाता है, ऐसा नहीं वो अकेला ही देख लेता है। तो प्राइमरी मीडियम एक व्यक्ति का होता है, तो कई लाखों लोग हैं। और 7 करोड़ लोग मैं फिर से बताऊंगा फेसबुक पे एक्टिव हैं यूपी में, और करीब 10 करोड़ लोग गूगल पर एक्टिव हैं, जो सर्च के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से गूगल को एक्टिव है। ओके, मुझे कुछ देर के लिए रुकना होगा। अभय जी 10 सेकंड में अगर आप अपनी बात पूरी कर पाए। 10 सेकंड। ये जो कहा जा रहा है कि पार्टियों में संसाधनों का असमान बंटवारा है, ये सही बात है, मैं इस चिंता से सहमत हूँ। और शांतनु जी ने जो आंकड़े दिए हैं वो भी सब ठीक आंकड़े हैं, वो ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में ज्यादातर दल
सामुदायिक वोट पड़ने की जो सामुदायिक अपील होती है उस पर भरोसा करते हैं। आज भी भारतीय लोकतंत्र का जो किरदार है वो सामुदायिक किरदार है। अभी भी 25-30% वोटर ऐसे हैं जो निजी तौर पे सोचते हैं उन तक पहुंच जरूरी है, वो चाहते हैं कि पार्टियां उनसे संपर्क करें। तो छोटे दल तो खास तौर से, क्षेत्रीय दल खास तौर से, एक दो जातियों की पार्टियां जो होती है छोटी छोटी, वो खास तौर से अपने जनाधार को सामुदायिक ढंग से संबोधित करती हैं। आपने तो वो आपने पूरी बात को जो है, हाँ, एकदम वो कहते हैं कम शब्दों में पूरी बात कह दी है कि हम कहते हैं ना रैलियों में भीड़ तो आ रही है लेकिन वो वोटों में तब्दील होगी क्या, दिल में वोटरों के क्या है वो तो वोटर ही जानता है। और इसीलिए तो हम रोज एक सर्वे लेकर आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।